व्हाट इज एन फैक्टर? तो एन फैक्टर के लिए आप लिखिए फॉर एसिड्स एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड। एसिड H प्लस देता है तो HCl कितने H प्लस देता है? एक, तो उसका एन फैक्टर 1। HNO3 कितने देता है? 1, तो इसका एन फैक्टर भी 1 और इसका एन फैक्टर भी 1। H2SO4 कितने N दे सकता है, कितने H दे सकता है? 2। देखो सर तो जानते होंगे, इसलिए इसका एन फैक्टर 2। किसी पर्टिकुलर हमारे कोर्स में नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 ऐसा भी तो हो सकता है एक ही H प्लस दे रहा हो। अगर आप H2SO4 की रिएक्शन ऐसे कराएं तो ये भी बन सकता है बीच में, या नहीं? सोच के देखो। और अगर आपने 2 मोल NaOH दे दिए तो अगर ये बनाया तो एन फैक्टर 1 होगा, और ये बनाया तो एन फैक्टर 2 होगा। समझ गए? तो H2SO4 का एन फैक्टर 1 होगा अगर ये बना, और इसी H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा अगर इससे ये बना। तो कुल मिला के एसिड जितने H प्लस दे सकता है वो उसका एन फैक्टर, और इसी एन फैक्टर को एसिड्स के केस में बेसिसिटी भी कहते हैं। एसिड्स की बेसिसिटी, तो बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2, HCl is 1, HNO3 is 1. Next is n factor for base. बोलो सर, सब अपने आप पकड़ में आ गया होगा कि क्या हुआ होगा? नंबर ऑफ OH नेगेटिव, KOH का एन फैक्टर 1, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2। बोलो। फिर तीसरा केस, अगर सॉल्ट है तो N इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। किसी भी सॉल्ट में जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। KCl में 1 प्लस 1 माइनस, तो एन फैक्टर इज 1। K2SO4 N बोलो 2 या नहीं? 2K प्लस, टोटल प्लस मिला के 2, 1 सल्फेट टोटल मिला के -2। नहीं आ रहा? K2SO4 को अगर आप एसोसिएट करते हो तो यही तो बनेगा, आया नहीं? तो पूछे कितने प्लस है? 2। कितने माइनस है? 2, इसलिए एन फैक्टर ऑफ K2SO4 इज 4। नहीं मैडम 2, यही तो बता रहे हैं, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पक्का है, सॉल्ट में जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, ठीक है ना? सर किसी में अगर अलग अलग आ रहे हो तो अलग अलग आ रहे होंगे तो वो सॉल्ट ही नहीं होगा ना। कोई भी सॉल्ट तभी तो होता है सॉल्ट जो न्यूट्रल होता है, कंपाउंड तो तभी होगा तब वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कब होगा? जितने उसमें कैटायन होगा या जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो एसिड बेस वाले में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मैडम। HNO3 कितने H प्लस दे सकता है? संस्कृति जी, आपकी फोटो देख के नहीं पता चल रहा है HNO3 में कितने H प्लस हैं, तो इसलिए उसका एन फैक्टर 1। HCl में कितने H है? N है, हाँ H है, तो उसका एन फैक्टर भी 1। H2SO4 में कितने H है? इसलिए उसका एन फैक्टर 4 कैसे हो गया मैडम H? तो इसलिए एन फैक्टर 2। अब बेसिस में क्या होता है? OH नेगेटिव, तो जितने OH नेगेटिव है, KOH में कितने OH नेगेटिव? उसका एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने? तो इसलिए उसका एन फैक्टर 2। बताओ आया कि नहीं? अब सॉल्ट का एक दो केस और देख लो। मान लीजिए वो कहता है सॉल्ट के नाम पर कि मेरे पास तो ये सॉल्ट है, अब आप बताओ एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर होगा 6। क्यों? Al2SO4 टूटने पर 2 Al3+ और 3 SO4 2 नेगेटिव देगा या नहीं? इतना तो पता होगा, इसमें 2 Al है, 3 सल्फेट है, तो प्लस चार्ज कितना होगा? 1 Al पे +3 तो 2 Al पे प्लस चार्ज कितना होगा? 6। 1 सल्फेट पे -2 तो 3 सल्फेट पे -6, तो एन फैक्टर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली लेते हैं। तो ये वाले 6 क्या है, ये वाला 6 क्या है, तो एन फैक्टर इज। अब तो आया या अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो बिना हेजिटेशन। शिवम जी आ गया कि नहीं? केस जो होता है 3 केसेस के बाद वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस केस में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड कैसे? तो ये आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं रोज एक बार एटलीस्ट फिलहाल बात कर रहा हूँ टाइट्रेशन की, प्रैक्टिकल की।
लैब में आपको जो टाइट्रेशन कराया जाएगा वो एक तो होगा KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड और एक होगा KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, MOHR मोहर सॉल्ट। क्या होता है आगे किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल क्या KMnO4 में MnO4 नेगेटिव होगा, और वो दोनों ही टाइट्रेशंस जो हमें कराई जाएंगी जो हमारे कोर्स में है वो एसिडिक मीडियम में है। अगर आप 11th क्लास पढ़े हुए हो, डॉक्स चैप्टर पढ़े हुए हो, तो किसी भी रिएक्शन में या कहूँ इक्वेशन में लेफ्ट या राइट H+ चमके तो एसिडिक मीडियम और OH नेगेटिव चमके तो बेसिक मीडियम। तो दोनों टाइट्रेशंस जो मेरे कोर्स में है वो एसिडिक मीडियम वाली हैं। तो एसिडिक मीडियम में H+, तो बाद में क्या बन जाता है उस रिएक्शन में, ये याद रखना फिलहाल। MnO4 नेगेटिव रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, तो किसी बहादुर को याद है क्या अगर मैं आपसे पूछूं MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Mn की, Mn का मान लेते हैं X है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानते हैं, जनरल रूल है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानते हैं, रूल है, लिख लो रूल तो याद ही रखना। अब ये स्पीसीज फिलहाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ज है, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, -1 या नहीं, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर मिला के -1, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अब उसी टाइट्रेशन में ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन इसको कहते हैं, याद रहेगा। जो थोड़ा इंटेलिजेंट वाले होंगे ये देखने से याद आ जाएगा कि ये साहब कौन है, ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल सही। तो यहाँ से H+ निकल जाए और यहाँ से भी H+ निकल जाए तो ये ऑक्सलेट आयन। अब इस ऑक्सलेट आयन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C2O4 नेगेटिव। लैब में हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें एक तो ऑक्सैलिक एसिड है और एक KMnO4 है। तो ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड बेस रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। सर कोशिश तो करा करो, गलत ही तो होता है, गलत होने दो। एसिड बेस या रिडॉक्स, एसिड कौन, जो लोग एसिड बेस कह रहे हैं उनके लिए कोशिश करते हैं एसिड कौन, ये आप बता ही रहे ऑक्सैलिक एसिड, बेस कौन, KMnO4। KMnO4 में कहीं नजर आ रहा है OH, KMnO4 के फॉर्मूले में कहीं OH होता है क्या, 11th नहीं पढ़े थे, 10th तो पढ़े थे। 11th क्लास में KMnO4 एसिडिक KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ याद आया, तो KMnO4 इज, और 12th क्लास की हाइड्रोकार्बन सॉरी 11th क्लास की हाइड्रोकार्बन चैप्टर में तो बहुत सारी बार था KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, था क्या, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाता है। आपको कैसे पता चला, तो मान लो पता है मुझे, रट रखा है मैंने, कोर्स के खत्म होने तक आपको भी पता होगा, आप मुझे बता रहे होंगे सर हाँ इसमें क्या था, ऑक्सैलिक एसिड CO2 बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इस ऑक्सैलिक एसिड का इफेक्टर कितना, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या सॉल्ट है, नहीं एसिड बोल रहे हैं, सॉल्ट थोड़ी होगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या एसिड है, हाँ है तो एसिड, लेकिन इस रिएक्शन में क्या वो एसिड की तरह काम कर रहा नहीं, अगर इसमें एसिड की तरह काम करता तो फिर तो ये एसिड बेस रिएक्शन होती। KMnO4 उसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट वाले केस में फंडा क्या लगेगा, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस वाला, तो लॉस तो या गेंड हो तो एक ही बात है ना इन फैक्टर की वैल्यू से। अब आप बता सकते हो के C का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीलेट वाले C का, दो कार्बन का 2x, 4 ऑक्सीजन का 4 इंटू -2, और ऊपर नेट चार्ज कितना है -2, इसलिए इक्वल टू -2, तो क्या आ गया +3। अब CO2 वाली साइड पे आइए, CO2 का क्या करूं, कार्बन का x, 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू -2, और CO2 तो न्यूट्रल है इसलिए इक्वल टू 0, x क्या आया, 11th में करा फैक्टर इज 2 होना बनी चाहिए था लेकिन 2 हुआ था, 11th में स्पेशली चमकाया था। +3 से +4 तो 1 होता है, लेकिन ये कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन तो मान लेने ही पड़ेंगे ना, जब एक ये लोगे तो एक तो कम से कम लोगे, उसमें कम से कम 2 कार्बन तो जरूर आएंगे फिर, या नहीं, और दोनों +3 से आपको यहाँ तो है नहीं, तो बाद में बैलेंसिंग के वक्त यहाँ 2 अपने आप ही आ जाएगा, आना ही पड़ेगा ना, जब इधर 2 C है तो इधर 2 C तो करने पड़ेंगे, या ये 2 रख के यहाँ हो गया सर बैलेंस, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, कर नहीं सकते ना, तो 10th क्लास की बात है, एफिशिएंसी तो चेंज होता है या नहीं आए भी। +3 से +4 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खाए या निकाले पहले, तो किसी थैले में +3 था, अगर इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो +2 हो जाएगा नहीं, लेकिन ये तो +4 हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलती है अंदर कितने हो जाएंगे +4, आपको नहीं पता चल रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस डाल दो जो भी निकाला, तो वापस डालते ही फिर से +4 में -1 करोगे तो +3 नहीं बन जाएगा, तो +4 में से एक बाहर निकालो, तो क्योंकि हमें लेना या देना किसको होता है, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन तो ले दे नहीं सकते, प्रोटॉन तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, नहीं आया, तो ये +3 से +4 हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल रहा है, आदान प्रदान तो समझते हैं, गिव टेक,
लेकिन ये कितने सी हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक सी ने छोड़ा, तो दो सी ने दो छोड़े होंगे, तो इसलिए यहाँ दो सी ने दो छोड़े होंगे, इसलिए N2, और नहीं आया तो फिर से रिपीट करा, कोई टेंशन नहीं। बोलो अब आप सर की प्रॉब्लम्स पे आते हैं, 2 मिनट जहाँ पे खत्म करके हर किस्से को। नॉर्मेलिटी था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या था? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या नहीं? अब इक्विवेलेंट वेट की जगह काट के मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर आपकी कॉपी पे लिखा हुआ हो, कल अगर आपने नोट किया हो? इक्विवेलेंट वेट क्या था कल? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। मैथ्स लगाऊं तो ये यहाँ से निकल के यहाँ आ सकता है क्या मैथ्स? ये कौन है जो डिब्बे के अंदर आया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी मोल्स, एंड दिस इज वॉल्यूम इन लीटर्स यानी मोलैरिटी है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू कैलकुलेट मोलैरिटी, स्मॉल m निकालना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। सॉल्यूट का नाम बताया नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बस बताया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.6। तुमने 11th में यही क्वेश्चन किया था, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कह के कराया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.9 या 0.8 करके। देखो कितना आसान मुद्दा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक्स सॉल्यूट की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, अगर आपने कल क्लास अटेंड की थी तो? अब आप रिपीट आगे बढ़ते हैं, आपको निकालनी है मोलैलिटी। तो मैं इतना याद करूं क्या, मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था ना कल की इंग्लिश में? तो बोला था ना जब टोटल वेट से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली पर केजी बन जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूं 10 मोल्स 5 kg सॉल्वेंट में है, सॉल्व करके क्या आ गया? 2। 10 मोल्स 5 kg सॉल्वेंट में है, तो डिवाइड करके क्या गया? 2 मोल्स किसमें? 1 kg में। ऑटोमेटिकली पर केजी नहीं बन गए? तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सही बोला मैंने? 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या आ गया? n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस 1000 अपॉन 18। अब ये बहुत बड़ी ट्रिक है, देखो आप कहोगे जी सॉल्यूशन में हमें तो पता नहीं कितना सॉल्वेंट था, आपने तो बदमाशी करके 1000 लिया कहीं से। मैंने कहा थोड़ी बढ़िया बढ़िया से समझाऊंगा, 2-3 किस्से करके। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो उसमें 1000 है, हम क्यों माने सर, हम तो नहीं मानते। अरे 2 मिनट के लिए तो मान लो मेरे कहने से। अच्छा सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो मान लो उसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मोल्स कितने होंगे सॉल्वेंट के? 1000 अपॉन 18 होगी। कोई क्वेश्चन में बता दिया सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बता दिया सॉल्यूशन एक्वस है। देखो क्वेश्चन में लिखा है इन वाटर, इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है। अब इसे सॉल्व करने से कौन निकलेंगे, क्या निकलेगा नहीं पूछ रहा हूं, कौन निकलेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे या नहीं? पूरी क्वेश्चन में वही तो नोन है। सॉल्व करके मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं झूठ मूठ थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो 3 आया, तो 3 मोल्स किसमें? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या नहीं? 3 मोल्स किसमें? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या नहीं? और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स होते हैं सही तो मोलैलिटी कहते हैं। तो ये जो 3 आया ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हैं और यही मोलैलिटी भी हो जाएगी या नहीं? वहां तो 500 ग्राम था, मैंने कहा चलो मुझे तुम्हारे से डर लग रहा है, तुम्हारी आवाज सुनकर डर लग रहा है, मैं 500 ग्राम लिख लेता हूँ, पक्का समझ आएगा अगर बुद्धि होगी तो। अब 500 रखने पे ये 3 आएगा क्या? अगर पहले 3 आ रहा था तो पक्का है ना, यदि आपने आधा कर दिया तो यहाँ 1.5 आएगा। अब क्या है मोलैलिटी? नहीं, 1.5 मोल्स तो किसमें है? तो आपको यूनिटरी मेथड तो लगाना आता है, आप ये लगाओगे उसके बाद या नहीं? क्या कहोगे? 500 ग्राम सॉल्वेंट में 1.5 मोल लिखोगे या नहीं? यहाँ से तो 1000 ग्राम में कितने? 1.5 अपॉन बुद्धू बच्चों की तरह थोड़े से देर के लिए। कोई नहीं आ गया? अब नीलेश कुमार जी बोले ठीक है सर, हम आप कह रहे हो तो सच ही कह रहे हो। एनर्जी वाली आवाज नहीं आ रही, यही था थर्ड क्वेश्चन। तो क्या वाटर सॉल्यूट है सॉल्वेंट है? तो ये नहीं बन गया क्या जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इस वक्त? अब इस सॉल्यूट की जगह मैं रब करके चुपके से H2SO4 लिख दूं क्या? क्वेश्चन में लिखा तो है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन होगा? सॉल्यूट। और यहां सॉल्वेंट रब करके क्या लिख दूं? वाटर। बोलो जल्दी जल्दी, अब आप बताओ
क्या करूं अगली लाइन में? सिर्फ मेरे लिखने के लिए तो एक लाइन रह गई, बाकी तो मैथमेटिक्स होगी। इसकी जगह क्या लिखूं? और इतना तो गला साफ किया मैंने अभी, तभी भी एक बंदा बोला। सॉल्व करके कौन आएंगे? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किस में आएंगे? 1000 ग्राम वाटर में तो आएंगे, जब मैंने वाटर 1000 डाला। अब फिर से नीलेश जी आ गए मेरे पे केस करते हुए कि जी नहीं ये तो 500 ग्राम था। भाई रख दो यहाँ 500, तो यहाँ भी 500 रखोगे। अब जो मोल्स आएंगे वो किस में आएंगे? 500 ग्राम में। तो अगली लाइन में क्या करोगे? 500 ग्राम में इतने मोल्स, तो 1000 में कितने हो? भैया 1000 के पीछे क्यों बने हो? क्योंकि मोलालिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स हो उसी को तो मोलालिटी कहते हैं, इसलिए मैं 1000 के पीछे बढ़ा हूं। अब मैं यहाँ पे 300 रखूं, 300 तो फिर यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। अब ये बंदा नहीं मैं तो 10 ही रखूंगा सर, 10 ग्राम सिर्फ रख दे भाई 10। फिर वो क्या करेगा? 10 ग्राम में इतने मोल्स, जो भी आएंगे 1000 में कितने, तो फाइनली निकालने तो 1000 के ही है। तो क्यों मैं अपना काम बढ़ाऊं? मैं सीधा यहाँ 1000 ना लिख दूं? तो बोलो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन एक्जेक्टली सेम थे या नहीं? अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मोलल सॉल्यूशन है, मोलल स्मॉल m, किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। तो बड़ा डरावना सा नाम लग रहा है। और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी तो इसका मास और वॉल्यूम से खेलने वाला होगा, लेकिन उसने तो मेरे से क्या किया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हमारे बोर्ड के पेपर में तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, अगर आया तो बेचारे सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला देंगे। और फिलहाल हम बच्चे हैं, अगर हमने 12th का पूरा कोर्स पढ़ा तो हमें याद हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम सोडियम थायोसल्फेट है। यहाँ क्या आएगा? सोडियम थायोसल्फेट को शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, शॉर्ट लिख देते हैं चलो। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वाटर। यही तो निकालना है। अब इसके लिए मुझे मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट चाहिए और मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। ऊपर तो क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन तो हुआ रखा है, डेंसिटी तो इसने बिना बात दे दी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। 3m का क्या मतलब? 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 1 किलोग्राम वाटर। 1 किलोग्राम वाटर की जगह ये लिख लूं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे इसमें क्या क्या रखना है? हो गया मेरा काम। देखो हो गया नहीं? मोल्स ऑफ सोडियम की जगह 3, यहाँ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट की जगह 3 प्लस मोल्स ऑफ वाटर की जगह। और हाँ मुझे याद आया 11th क्लास में तो हमने ये भी किया हुआ है 1000/18 की वैल्यू। बिल्कुल सही बोले सर, 55.55 होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है और हमने इसका एक पार्ट क्लास 11th में भी किया था। कैलकुलेट स्मॉल m एंड कैपिटल M। किसका भाई? तो कहता है हमने 30% W/W H2SO4 जिसकी डेंसिटी 1.218 ग्राम पर ml है, उसमें 70% W/W H2SO4 मिलाया जिसकी डेंसिटी 1.610 ग्राम पर ml है। तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्मॉल m और उसकी कैपिटल M बता दो। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? नहीं सर, अरे मैं लैब में गया, वहाँ एक बॉटल रखी थी, इस पे सील लगी थी, आपको स्टॉपर लगा था, उसके ऊपर लेबल चिपका था 30% W/H2SO4 डेंसिटी भी छपी थी, ये भी छपा था दूसरी वाली पे। कहा इन दोनों को मैंने एक बीकर में मिक्स कर दिया। तो मेरे दिमाग में फौरन आएगा ना कितना मिक्स करा सर? तो जिनके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में साफ लिखा है इक्वल वॉल्यूम्स, यानी इसका VML तो इसका भी ठीक VML। अब क्या करें हम सर? फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हैं अपने को, आसान ही रहा। तो क्या मास परसेंट और डेंसिटी दी हो तो हम मोलारिटी निकाल सकते हैं? तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी M1 मैं 10dx मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकता हूँ। सर आपने तो मना करा था, वहाँ पेपर में आ गया थ्योरी के सब्जेक्टिव पेपर में, तो आप इसे मत लगाना। तो इसे लगाना तो सिखा दिया था। लिखाऊं दोबारा से करके दिखाऊं? कल किया तो था। तो इसका क्या मतलब होगा? 30 ग्राम इन 100 ग्राम। फिर मोलारिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लो जी, जो 30% का मतलब था 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब इसका कैपिटल हम कैसे निकाला था? 30 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 98 आता है, अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन ये मेरे पास कौन है? कौन है? मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। कौन है? मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना है? तो आपको बोलना था 100 ग्राम। कौन है? तो आपको बोलना था मास ऑफ सॉल्यूशन, या नहीं? अब मुझे तो लेकिन यहाँ वॉल्यूम रखना है। मैं गया था डेंसिटी के पास, तो इससे वॉल्यूम क्या आया था? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था? 100। डेंसिटी कितनी थी?
अब ये किस में आया था, ml में या लीटर में? तो इसलिए यहाँ क्या किया, कराया था कल, तो यही तो है ये भी। देखो 10 इंटू डी, डी की जगह 1.218, एक्स एक्स का मास परसेंट यानी 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98। अब जरा दिमाग लगाओ, ये और ये सेम चीज लिखी है क्या? देखो घुमा के, भाई 1.218 ऊपर आ जाएगा, 100 से 1000 कट के 10 रह जाएगा, 30 ऊपर ही रहेगा, 1.218 ऊपर आ जाएगा और ये 98 नीचे होगा नहीं। तो आप मेरे को फॉरन कोई बंदा रेस्ट ही नहीं कर रहा, आपको सर इसकी थोड़ी मोलारिटी निकालनी थी, मोलारिटी तो मिक्स होने के बाद जो आया उसकी निकालनी है, हाँ या नहीं? तो आपने तो गलत कर दिया सर, कर दिया ना, कर तो दिया, आप क्या करें, बस कर दिया तो कर दिया। अब M2 कितना, फिर से कितना होगा 10, डेंसिटी कितनी है दूसरे वाले की, x कितना है 70, M2 आ गया। अब जरा दोबारा कल अगर थे तो एक बीकर, ये दूसरी बॉटल और ये तीसरी, ये सारा माल इसमें जा रहा है, इसकी मोलारिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V, इसकी मोलारिटी M2 है और इसका वॉल्यूम V, तो इस ये भी इसमें आ गया और ये भी इसमें आ गया, तो इसमें कितने मोल्स, M1 V1 प्लस M2 V2, और V1 V2 की जगह वैल्यू सेम है नहीं, जल्दी बोलो। और M1 पता है क्या, पता तो है, M2 पता है, लेकिन ये V तो पता नहीं सर, फंस गए। तो हमें मोल्स निकालने हैं, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या होती है, मोल्स की जगह क्या लिखूं, M1V प्लस, ये वाले भी इसमें आ गए, ये भी इसमें आ गए, तो ये तो होगा अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया इसमें आगे, नहीं आया। अब बताओ ये V और ये V कट जाएगा नहीं, क्या आ गया मोलारिटी, M1 प्लस M2 अपॉन 2 आ गया पक्का। अब ध्यान देना, थोड़ा मुश्किल है बहुत। इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया, तो फर्स्ट पार्ट में तो हम V लीटर मान के चल रहे थे, थोड़ी देर के लिए मान लिया VML है, तो उस लीटर का ml भी तो बना सकते हो। ये भी फिर कितना VML, क्योंकि दोनों का इक्वल वॉल्यूम डाला। तो अब इसका मास कितना होगा सॉल्यूशन का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है नहीं, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी 1.218 इनटू V या नहीं, ये ग्राम पर ml और ml है तो ये ग्राम में आ जाएगा या नहीं। तो जो मैंने VML सॉल्यूशन डाला ये वाला, उसका वेट कितना है 1.218 इनटू V ग्राम्स, दूसरे वाले का मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड, बोलो हाँ या नहीं। ये वाला बीकर है ना, इसमें VML ये डाला था, VML ये डाला था, मैं दोबारा बोल दूं इतने ग्राम ये डाला था, इतने ग्राम ये डाला था। अब टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वन 1.218V प्लस 1.610V या नहीं। मुझे स्मॉल m निकालना, मैं इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, वो भी तो कंसंट्रेट करो। स्मॉल m मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इस बीकर इसमें, मोल्स इन सॉल्यूशन फर्स्ट बोलो 30/98 या नहीं। कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे दे सर, गलत बोल रहे हो। अरे 30 ग्राम तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में था, मैंने 100 ग्राम थोड़ी डाला है, मैंने तो 1.218 V ग्राम डाला है। बहुत ही मुश्किल हो गया सर, कहाँ फंस गए। हाँ वही आप सही बोले हो। हाँ सर हमने इस बार 100 ग्राम डाला है या VML डाला है, और VML का वेट इतना है, ये भी समझ आ रहा है। ये मत सोचो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे, थोड़ा सा ये सोचो मैथ्स पढ़ रहे 8th क्लास का 9th क्लास का। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है जो हमने इस बीकर में डाला है, तो इसमें सॉल्यूट कितना है 30% है ना, जितना भी वेट लेते हो उसका 30% सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट कितना होगा फर्स्ट सॉल्यूशन में 30/100 ऑफ, तो साथ में V चलता रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आएगी खाली, V भी तो आएगा नॉन। अब मोल्स ऑफ इन सॉल्यूशन टू 70/100 ऑफ, बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, और मैं नहीं कराता तो आप कहते सर को आता नहीं होगा। अब स्मॉल m क्या होता है जल्दी बोल दो, बस एक झटका लगना और रह गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाले मोल्स भी इसमें आ गए और ये मोल्स भी इसमें आ गए, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, काट दो जरा सा, 0.3 इंटू 1.218V प्लस
0.7 इंटू 1.610 भी, ये टोटल वेट किसका हो गया, टोटल मोल्स हो गया नहीं? नहीं, ये तो वेट मास है, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे बोले जा रहे हैं। कौन है? मास ऑफ सॉल्यूट 30% बाय मास है नहीं? ये भी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन टू। मुझे यहाँ क्या रखना है? मोल्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, दो बार कर दो या एक ही बात है? दोनों का टोटल डिवाइड बाय 98, क्योंकि दोनों सॉल्यूट कैंसिल करें तो वेटेड टोटल। हिमांशु जी, सांस ज्यादा भारी हो गई हो तो बोलो, कल दोबारा शुरू करूं, टाइम भी ज्यादा हो गया। मैं भी एक बार कर देता हूँ पूरा, कल फिर शुरू में जब लेक्चर शुरू करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन अभी रब नहीं करूंगा, एक बार दोबारा समझा दूंगा, फिर तो चलेगा। डिनोमीटर में क्या रखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों का टोटल जो है कौन है? मास ऑफ। तो इसमें से सॉल्यूट का माइनस करना है, और सॉल्यूट कितना है? ये भी सॉल्यूट का वेट है, ये भी सॉल्यूट का वेट है, माइनस क्या? 0.3 इंटू 1.218 भी प्लस 0.7 इंटू 1.610 भी। बताओ, देखो ऊपर वाले ब्रैकेट में से भी बाहर आ जाएगा नहीं? इस ब्रैकेट में से भी बाहर आ जाएगा, और इसमें से भी सारा भी कट जाएगा नहीं? थोड़ा लेंदी है, रब नहीं कर रहा, मैं कल दोबारा से समझा दूंगा एक बार, आप कॉपी कर लो, घर जाके 2-4-5 मिनट दिमाग में ड्रिलिंग करके देखना, समझ आ जाए अच्छी बात, नहीं समझ आ जाए कल दोबारा से समझते हैं।